सारे दोस्त हैं जो मुझसे ये अक्सर पूछते हैं कि भैया जैसे मान लीजिए कोई वाइफ़ अगर अ, घर वालों के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ दहेज प्रथा में फँसाने का प्रयास कर रही है या फँसाती है तो क्या करें उसमें? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि दहेज प्रथा में तभी कोई फँसाता है जब वाक़ई में वो दहेज दिया होगा। और अगर लीगल भाषा में कहा जाए तो दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध हैं। लेकिन इन शब्दों को तो लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि गिफ्ट होता है जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो दहेज प्रथा का जो सिस्टम वो तब लगाया जाता है जब शादी होने के बाद और लगभग 7 साल के अंदर हो शादी आपकी। अब ये लव मैरिज पर भी लागू होता है और अरेंज मैरिज पे भी लागू होता है। जबकि लव मैरिज में देखा जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें दहेज प्रथा लागू हो सके, लेकिन उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन ये हैं कि जब शादी होने के बाद जब लड़की पति के घर रहती है या पति के साथ रहने लगती है, तो उस स्थिति में जब पति या पति के परिवार के लोग बाद में किसी अन्य उपकरण की डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं या ये कहते हैं कि जो हमें सामान मिला वो कम मिला या हमें गोल्ड दीजिए या गाड़ी दीजिए या कुछ भी पैसे दीजिए। तो ऐसी अगर कोई बातें आती है तो ऐसी स्थिति में जो महिला हैं, जो पत्नी हैं, वो पति के खिलाफ़ दहेज प्रथा का मुकदमा करती हैं और परिवार को भी जो इसमें इन्वॉल्व करती हैं, जो इन शब्दों को कहा जाता है। लेकिन खैर ये तो जांच का विषय होता है कि कौन कहा, कौन नहीं बात की है, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा लिखा जाता है। तो उस पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सबसे पहले उस पे मीडिएशन होता है। वो जो फ़ाइल है, जो एप्लीकेशन होती है, वो सबसे पहले आपकी कोर्ट में जाती है, जहाँ पे मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। वहाँ पति और पत्नी दोनों बैठ कर के आपस में समझ-बूझ सकते हैं, सुलह समझौता भी कर सकते हैं और पुनः जो है उन विवादों को ख़त्म करके पति-पत्नी का जीवन यापन कर सकते हैं और आगे अच्छे से रह सकते हैं। अगर बात नहीं बनती है, किसी कारण मान लीजिए बात नहीं बनती है या पत्नी रहने के लिए राज़ी नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप म्यूचुअल पे बात कर सकते हैं। और जब म्यूचुअल पे भी बात आपका नहीं बन पाती है तो उस और मान लीजिए कि जो पत्नी है वो सिर्फ़ मुकदमा लड़ना चाहती है आपसे और ये चाहती है कि मैं आपको परेशान करूँगा और जो भी चीज़ें होती है वो करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके साथ व्यवस्थाएँ बनी हैं कि आप जो है कोर्ट से पुनर्विवाह स्थापना के लिए आप जो है एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और उसमें ये डिमांड कर सकते हैं, माँग कर सकते हैं कि जो है हमारा विवाह जो है मैं पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे उसको विदाई के लिए जो है आदेश दिया जाए। तो ये भी आपको एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है जब वो पहले अब 498 था, अब 85 हो गया सेक्शन। ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं ये डर लगता है कि तब भी बात नहीं बनेगी, तो आप हाई कोर्ट से जो है बेल ले सकते हैं और वो जो बेल होता है वो परमानेंट बेल नहीं होता है, लेकिन आपको राहत ज़रूर दे देगी। अब कौन सा बेल होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कितने प्रकार के बेल होते हैं और कब कौन सा बेल आप ले सकते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका परमानेंट बेल नहीं होता है, उसमें आपको राहत मिलेगी और बाद में आपका जब केस चलेगा तो परमानेंट बेल करा करके उस केस में आपको केस देखना पड़ेगा। उस दौरान अगर कभी भी आप और आपकी पत्नी की बात बन जाती है तो पुनः जो है वो 85 की केस का मीडिएशन हो सकता है। उस केस के दौरान भी अगर आप लोग एक हो जाते हैं तो भी मुकदमे ख़त्म हो सकते हैं और उसके दौरान भी म्यूचुअल पर आपस में जो लेन-देन है, जो एक्चुअल लेन-देन है, जो वाक़ई में पत्नी के परिवार वालों ने दिया है उसको वापस करने के लिए आप राज़ी हो गए और उस पे वो राज़ी हो जाती हैं, तो भी आप म्यूचुअल पे डिवोर्स ले सकते हैं। एग्रीमेंट पहले बनेगा और मीडिएटर का आपका रिपोर्ट लगेगा, वो फाइल जाएगी वहाँ पे, यहाँ पे आपका डिवोर्स पड़ेगा म्यूचुअल का और उसमें 6 महीने का टाइम होता है, आप जो है उसमें डिवोर्स ले सकते हैं, दोनों पति-पत्नी अलग हो सकते हैं।
रही बात जिन लोगों के पास बच्चे हैं, उन बच्चों को भविष्य के लिए क्या करना है, तो उस पे पति और पत्नी को डिसीजन लेना है और ये डिपेंड करता है कि बच्चा किसके पास रहता है, उसके एज पर भी डिपेंड करता है। फिर कोर्ट भी इस पे फैसला सुनाएगी। और अगर बच्चा आपका 11 साल से ऊपर है या मान लीजिए 18 साल का है, 17 साल का है, तो उससे कोर्ट पूछेगी भी कि वो किसके साथ रह सकता है और कोर्ट ये भी देखेगी कि किसके साथ वो सुरक्षित हैं, कौन उनका एजुकेशन करा सकता है, कौन उनका भरण पोषण करा सकता है, ये भी होता है। कभी-कभी जो पत्नी होती हैं वो बच्चों को अपने पास रखती हैं और हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है मेंटेनेंस बच्चे के भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई का दिलाएगी। लेकिन अगर पत्नी का डिवोर्स हो गया है और इस डिवोर्स की फ़ाइल में सब कुछ लिखा गया है, तो वो एक अलग की बात है कि ऑर्डर किस स्टेज पर आता है, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो बच्चे का है, डिवोर्स हमेशा लड़का और लड़की का होता है, पति और पत्नी का होता है, बच्चों का कोई डिवोर्स नहीं होता है। बच्चों का जो राइट है वो माता-पिता में बना रहेगा। अब वो बच्चा डिसाइड करेगा कि किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं। अगर वो बच्चा माइनर है, बच्चा अगर 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति देखी जाएगी कि बच्चा किसके साथ रह सकता है। मान लीजिए बच्चा शुरुआत में पिताजी के साथ रहा है और उसकी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ चल रही है और जो माताजी हैं कुछ भी नहीं करती हैं, कोई उनका रोज़गार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट फादर को भी दे सकती है। अगर फादर बेरोज़गार हैं और माताजी रोज़गार हैं और वहाँ पे भरण-पोषण और पढ़ाई-लिखाई हो सकता है अच्छा, वहाँ सुरक्षित है, तो कोर्ट जो है माता को भी बच्चे दे सकती है। लेकिन बच्चा अगर बिल्कुल माइनर है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का चांस जो है वो माता के पास ही रहता है। लेकिन पिता का जो है सदैव उसमें जो है गार्जियनशिप बना रहेगा, क्योंकि जो भी म्यूचुअल में बात होगी या जो भी डिवोर्स होता है वो पति और पत्नी का होता है। तो इसमें जो है अरेस्टिंग का व्यवस्था जो है फ़िलहाल में नहीं है। लेकिन मायने ये रखता है कि 85 के साथ सेक्शन और कौन से लगे हैं, ऐसे कुछ सेक्शन भी हैं जो अरेस्टिंग हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोग जो पति-पत्नी हैं, जो आजकल केस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं उन भाई-बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सूझ-बूझ के अपने परिवार को चलाइए, क्योंकि शादी जो होती है, वो एक बार होती है, बार-बार शादी नहीं होती है। लेकिन जब आप एक शादी को तोड़ देते हैं और आप दूसरी शादी करते हैं, तो यकीन मानिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पार्टनर आपको यानी कि लाइफ़ पार्टनर बेटर मिले। और कभी भी आप एक शादी तोड़ने के बाद दूसरी शादी करेंगे, तो जीवन भर आपको तानाएँ मिलेंगे, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की, ये दोनों पे लागू होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपस में अंडरस्टैंडिंग सही करिए, एक दूसरे की बातें मानिए, एक दूसरे का विश्वास करिए और एक दूसरे को विश्वास दिलाइए। जब कभी एक दूसरे को शक होता है किसी बात को लेकर के, तभी ये मामला आगे तक बढ़ता है। तो आप काम ही ना ऐसा करें कि किसी को शक हो या कोई शक के दायरे में आए। अपने परिवार को इतना बेटर एक दूसरे को बनाइए। कहीं-कहीं लड़कियां कहती हैं कि लड़के गलत हैं, कहीं-कहीं लड़के कहते हैं कि लड़कियां गलत हैं, कभी लड़कियां कहती हैं लड़के गलत हैं। तो ऐसे में आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, या एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या एक समझना चाह रहा है तो एक नहीं समझना चाह रहा है। एक किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कभी लड़की मना कर रही है तो लड़का नहीं, लड़का मना कर रहा है तो लड़की नहीं। ज़्यादातर मामले यही आते हैं और ऐसे ही मामलों में विवाद पैदा होते हैं, जिसका जो रिजल्ट आता है मैक्सिमम परिवार टूट रहे हैं। तो मैं गार्जियन को भी कहना चाहूँगा और लड़के और लड़कियों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब शादी करते हैं तो बहुत सूझ-बूझ के करिए। एक दूसरे से सारा वार्तालाप कर लीजिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है। क्योंकि मुकदमेबाजी कोई बहुत बड़ा आपका रिज़ल्ट नहीं है, आप दोनों लोग परेशान होते हैं। इससे बचने का सीधा-सा उपाय है कि आप दोनों लोग बैठ कर के आपस में म्यूचुअल पे बात करें। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही है, किसी कारण से हो रही है, किसी वजह से हो रही है, तो उन वजह को ख़त्म करने की कोशिश करें कि आप दोनों लोग उस चीज़ों से दूरी बना लें, जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर पत्नी के किसी कार्य से
पति को प्रॉब्लम हो रही है तो पति की बात मान कर के पत्नी को उन चीज़ों से दूरी बना लेना चाहिए अपने जीवन साथी के लिए। अगर पति को यानी कि पत्नी को पति के किसी कृत्यों से प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, किसी हरकतों से प्रॉब्लम हो रही है, तो पति को भी उन कृत्यों से, उन हरकतों से दूरी बना लेना चाहिए जिसकी वजह से पत्नी को प्रॉब्लम हो रहा है। बस इतना ही आपको करना है। अगर ये काम आप दोनों लोग करते हैं तो यकीन मानिए कि जो आज मुकदमेबाजी पति पत्नी में बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन संख्याएँ कम हो सकती हैं, परिवार बच सकता है और आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। तो सोचिए, समझिए, विचार करिए और अपने जीवन को बेहतर जीने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को मेरी राय या मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे कोई राय दे सकते हैं या मुझसे कोई और सजेशन चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपको आपके जो सुझाव होंगे, जो सुझाव चाहते हैं, मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।